सो वेलकम अगेन इन दी पॉलिटी ब्रह्मास्त्र लेक्चर सीरीज। सो अब तक हम 5 भाग हम देख चुके हैं पॉलिटी के, जिसमें हमने शुरुआत जो की थी ओवरव्यू में की, फिर हमने कुछ फीचर्स देखे, कहाँ से संविधान का स्रोत हमने देखे, एंड उसके बाद में संविधान बनने की संविधान सभा की प्रोसेस पहले पार्ट में देखी। सेकंड पार्ट में हमने मूल अधिकार, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की। फिर मैंने बोला था कि विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका को देखेंगे, तो हमने शुरुआत जो की कार्यपालिका से की थी, क्योंकि संविधान में उसी तरीके से प्रोसेस में लिखा हुआ आर्टिकल 52 राष्ट्रपति से शुरू होता है। तो कार्यपालिका देखा एंड देन विधायिका। विधायिका में हमने केंद्र के लेवल पे, राज्य के लेवल पे, दोनों को एक साथ में देखा था। ठीक है, केंद्र के लेवल पे और राज्य के लेवल पे। विधायिका में केंद्र वाली विधायिका संसद, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति आते हैं, एंड फिर राज्य वाले लेवल पे मैंने आपको बता दिया था, जिसमें विधान परिषद, विधानमंडल एंड अपना राज्यपाल आता है। एंड उसके बाद में हमने न्यायपालिका देखी, और न्यायपालिका को मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको बता दिया कैसे इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है, कैसे यूएसए से हमने इसमें से ज़्यादातर प्रावधान लिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स होते हैं। सो फाइनली वी आर कम एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दी अवर दिस पॉलिटी ब्रह्मास्त्र लेक्चर सीरीज। और ये पार्ट हम जो कवर करने वाले हैं, इसमें संवैधानिक निकायों के बारे में बात करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट संवैधानिक निकाय हैं एंड गैर संवैधानिक निकाय, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्थाएं एवं उनके प्रावधान, लाइक निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, वित्त आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। वैसे तो आपने महान्यायवादी, महाधिवक्ता में पहले भी पढ़ा चुका हूँ थोड़ा बहुत, कैग के बारे में थोड़ा बहुत पहले भी मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा अंतर्राज्यीय परिषद, जीएसटी परिषद, नेशनल कमीशन ऑन एसटी, नेशनल कमीशन ऑन एससी, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड कास्ट, ये हम देखेंगे। एंड उसके अलावा गैर संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाएं इन द सेंस कि संविधान में कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल के तहत लिखा हुआ है कि ऐसी संस्था आपको बनानी है। संविधान के आर्टिकल 280 में लिख दिया है आपको वित्त आयोग बनाना है, तो वो संवैधानिक संस्था हो गया। ठीक है, इसी तरीके से लिख दिया गया आर्टिकल नंबर 315 में कि आपको यूपीएससी बनाना है, तो वो कैसी संस्था होगी, वो एक संवैधानिक संस्था होगी। यानी संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में उस संस्था के बारे में वर्णन है, तो वो संवैधानिक संस्था। फिर आती हैं गैर संवैधानिक, असंवैधानिक नहीं बोल सकते। असंवैधानिक तो कुछ हो ही नहीं सकता, संविधान के खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जो संविधान में नहीं लिखी हुई हैं वो एक्स्ट्रा बॉडीज, जो बाद में अलग अलग या तो कानूनों के द्वारा बनाई गई या जो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पास करके बना दिए गए, जैसे योजना आयोग बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया है, लोकपाल एवं लोकायुक्त बनाए गए हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है, एंड उसके अलावा नेशनल कमीशन एसटी एंड एसटी, ये एक्चुअली में अभी इनको जो है वो संवैधानिक दर्जा भी प्रोवाइड करा दिया गया है। उसके अलावा सीआईसी, सीबीसी एंड सीबीआई, ये अपनी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं इनके बारे में देखेंगे। देन हम भाषाओं से संबंधित प्रावधान जो अपने आर्टिकल नंबर 343 से और 351 तक बात की गई है, हमारी राजभाषा क्या होनी चाहिए, हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हिंदी की बढ़ावा देने के लिए आयोग बनाया जाना चाहिए, तो वो भाषाओं से संबंधित जो भी प्रावधान है वो हम देखेंगे। आपातोपबंद, एक सवाल यहाँ से पक्का बनता है, और आई गारंटेड यू, जो मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपातोपबंद, उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। और कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है जिसका कोई एग्जाम में उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहेगा, सवाल नहीं बनते, फिर भी हम देखेंगे। और लास्ट में एक बार फिर से हम हमारे सभी भागों को और सभी अनुच्छेदों को रिवाइज करेंगे। तो ये हमारा एक फाइनल डेस्टिनेशन के रूप में अंतिम लेक्चर और अंतिम पार्ट रहने वाला है। आई विश की हमारी ये पॉलिटी लेक्चर सीरीज है आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रही है, और ये पार्ट भी आपको बहुत समझ में आएगा। ओके, सो लेट स्टार्ट विद द निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से हम शुरू करते हैं। पहली संवैधानिक संस्था के रूप में हम निर्वाचन आयोग को पढ़ते हैं। देखो, ये भाग 15 में आर्टिकल नंबर 324 से लेके और 329 तक जो है वो निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। 324 से लेके और 329 तक। अब निर्वाचन आयोग का मतलब क्या है भाई? देखो, ऐसा है कि हमें प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए इन सब के लिए चुनाव कराने, और चुनाव कराने के लिए अगर सरकार ही चुनाव कराने जाएगी, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की अपने हिसाब से अपने लोगों को भेज दें कि भाई चुनाव करवा लाओ, तो वो निश्चित सी बात है धांधली हो जाएगी। तो सरकार खुद चुनाव नहीं कराएगी, इसके लिए एक अलग से स्वतंत्र निकाय बनाना चाहिए, और जिसे संवैधानिक निकाय बनाना चाहिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने चाहिए और उसकी फ्रीडम की सुनिश्चितता की जानी चाहिए संविधान के द्वारा। इसलिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल नंबर 324 से और 329 के बीच में किया गया है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है 324। तो निर्वाचन आयोग से गठन से रिलेटेड आर्टिकल आपको 324 याद रखना होगा। ओके,
निर्वाचन आयोग काम क्या करने वाला है, इलेक्शन जो होने वाले हैं उनको पूरा प्रोसेस करवाने वाला है। ओके, तो क्या करता है ईसीआई जो है वो ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक इसलिए कि संविधान में स्वतंत्र इसलिए इसके बहुत सारी स्वतंत्रता के प्रावधान किए गए हैं। ओके, इट एडमिनिस्टर इलेक्शन प्रोसेस फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, ये संघ एवं राज्यों के लिए जो चुनाव होते हैं उनकी जो प्रोसेस है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है या उसको देखभाल करता है। ओके, एंड इसकी स्थापना कब होती है, 25 जनवरी 1950 को, और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। तो जिस दिन अपना संविधान लागू होने वाला था 26 जनवरी को, उससे एक दिन पहले ही अपने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की स्थापना कर दी जाती है। और अगर आपको ध्यान हो तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमारे संविधान लागू होने के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को होती है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के चुनाव करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाता है, एमपी एमएलए के चुनाव करवाता है और एमएलसी के चुनाव भी कराता है। आपको ध्यान आए क्या करता है इलेक्शन कमीशन, तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पहला तो प्रेसिडेंट का चुनाव जो होगा वो इलेक्शन कमीशन ही कराएगा, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन कराएगा। उसके अलावा एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भले ही लोकसभा का हो राज्यसभा का हो, दोनों के ही चुनाव कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन कराएगा। उसके अलावा एमएलए या एमएलसी जो विधान परिषद वाले होते हैं, विधान परिषद जो कुछ गिने चुने 7 राज्यों में है, तो एमएलए और एमएलसी का चुनाव भी कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन कराता है, ये इलेक्शन कमीशन कराता है। इसके अलावा जो गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत चुनाव होते हैं या जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, उनके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उनके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग होता है। वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। ये इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल नंबर 323 से लेकर 324 से लेकर 329 तक है, ये इलेक्शन कमीशन सरपंच का चुनाव नहीं कराती है, ये सरपंच का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव नहीं कराती, ये बड़े बड़े लेवल के चुनाव कराती है, जैसे प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का, एमपी लोकसभा राज्यसभा वाले और एमएलए एंड एमएलसी, इनका चुनाव कौन करवाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। अब इसका ढांचा कि कितने लोग हैं इसमें, एक्चुअली में सबसे ऊपर है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। एक होता है चीफ और उनके साथ में 2। वैसे तो ये प्रावधान का थोड़ा सा अलग है, शुरुआत में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, पहली बार जब संविधान लागू हुआ था तब एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था, लेकिन धीरे धीरे राजीव गांधी सरकार के टाइम पे उसे बढ़ा करके 3 कर दिए, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा लोड था। अच्छा, ये एक ऊपर बड़े लेवल पे तो ये हो गया, अब इसके नीचे सहायता करने के लिए पूरा ये जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसमें से ही लोगों को ले लिया जाता है। लाइक चुनाव करवाना है तो कलेक्टर को जिला लेवल पे चुनाव का जो है वो पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। चुनाव करवाने के लिए टीचर्स को लिया जा सकता है, ये इलेक्शन कमीशन के पास में पावर है। चुनाव करवाता है तब वो सारे टीचर्स को अपने पास में बुला के और उनको अलग अलग जगह पोलिंग बूथ पे भेजा जा सकता है। तो ऊपर के लेवल की बात कर रही है, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है ऊपर, तो उसकी संरचना में 3 लोग होते हैं वर्तमान समय में। एक होता है चीफ और उसके अलावा 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य हो गया और बाकी 2 अन्य हो गए। ओके, अब शुरुआत में हमारे भारत संविधान में सिर्फ 1 का प्रावधान था, फिर राजीव गांधी सरकार के टाइम पे उसे 2 किया, 3 किया, फिर कम कर दिया, क्योंकि 3 इसलिए किया, बर्डन ज़्यादा हो गया था, ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो एक व्यक्ति अकेला सारी चीज़ें ऊपर के लेवल पे नहीं संभाल सकता था, तो उसकी सहायता के लिए अभी वर्तमान में 3 लोग काम करते हैं इसमें। ओके, पहला सीईसी एंड 2 अन्य निर्वाचन आयोग। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये बात याद रखने की है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल, तो कार्यकाल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो 6 साल और मैक्सिमम 65 वर्ष की उम्र तक, और जो नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर जो 2 हैं, 2 अन्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो 6 साल या 62 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें मैं आपको ज़्यादा समझाने का बोल नहीं सकता, आपको थोड़ा बहुत तो मैथ आता ही होगा, मतलब इतना 0 लेवल का मैथ तो आता ही होगा। मैं 2 चीज़ें बोल रहा हूँ, या तो 6 साल पूरे हो गए उसके कार्यकाल में, 6 साल पूरे हुए तो वो रिटायर हो जाएगा, या 6 साल पूरे नहीं हुए उससे पहले ही उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई है तो चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायर हो जाएगा। ओके, और इलेक्शन कमीशन के लिए
वो 6 साल और 62 वर्ष वाला होता है। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, अगर इसको हटाना हो तो थोड़ा सा टफ प्रोसीजर किया गया है, और प्रोसीजर कैसा किया गया है, सेम एज दी सुप्रीम कोर्ट का जज, जो अपना मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस आप रिमाइंड करना चाहें तो रिमाइंड कर सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी सदन में जो है वो रिमूवल प्रोसेस शुरू की जाती है, मोशन शुरू किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में कम से कम 50 प्रस्तावक चाहिए और इधर लोकसभा में 100 प्रस्तावक चाहिए। फिर उसके बाद में उनमें से लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति के पास में जाता है, वो एक जांच कमेटी बिठाता है 3 सदस्यों वाली, और वो जांच कमेटी जो है वो उसे चेक करती है कि हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। अगर जांच कमेटी अप्रूव कर देती है तो उसके बाद में दोनों ही सदनों से उसे विशेष बहुमत से पारित करना होता है, यानी 2/3 बहुमत से पारित करना होता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद में, तब उसे हटने की प्रोसेस होती है। ऐसे ही सीईसी की भी प्रोसेस है, इसलिए ऐसा आसान नहीं है किसी भी चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना, क्योंकि उसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ओके, तो इसलिए इसे बोल सकते हो कि आप ये स्वतंत्र ने कहा है। इलेक्शन कमीशन को राष्ट्रपति सीईसी की सिफारिश से पर हटा सकता है। ओके, तो ये 2 चीज़ हैं, एक थोड़ा सा आप कंफ्यूजन नहीं करना है, रिमाइंड करा देता हूँ। देखो 3 लोग होते हैं ऊपर अपने निर्वाचन आयोग में। एक तो होता है अपना चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। इसको हटाने की प्रोसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, ठीक है। और 2 होते हैं अपने इलेक्शन कमीशन सादा, ठीक है। उनको हटाने के लिए राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है, और इसके कहने पे, सीईसी के कहने पे तो, लेकिन पावर किसके पास में ज़्यादा हो गई, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास में ज़्यादा पावर हो गई। तो कुछ फैक्ट आप या रिमाइंड कर लें एग्जाम के हिसाब से। पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के 1950 में जो बने थे वो सुकुमार सेन थे। पहली महिला चीफ कमिश्नर जो बन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनी वो श्रीमती BS रमा देवी बनी थी। शक्तिशाली चीफ इलेक्शनर कमिश्नर जो बने थे TN सेशन, जो 1990 से 96 तक रहे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो चुनाव सुधार किए थे, और बहुत पावरफुल ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव थे। ज़्यादातर ये IAS अधिकारी होते हैं, ये बात ध्यान रख लेना, ज़्यादातर IAS अधिकारी होते हैं। वर्तमान में CEC तो आप खुद से सर्च कर लेना, मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया है इसे, एक्चुअली में जानबूझ के खाली छोड़ा है, मुझे पता है, लेकिन आपके कमेंट करने के लिए या आपके खुद के सर्च करने के लिए छोड़ा है इसे। ओके, देन CEC एंड अदर इलेक्शन कमीशन के अधिकार, वेतन भत्ते समान हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही वेतन भत्ते मिलते हैं इनको। ओके, मत देना, निर्वाचित होना, ये हमारा वैधानिक अधिकार होता है, लीगल राइट होता है। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वोट करना ये किस तरीके का अधिकार है, क्या ये संवैधानिक अधिकार है? संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये हमारा RPA एक्ट के तहत हमें मिला हुआ है। RPA एक्ट 1951 के तहत मिला हुआ है, तो ये एक वैधानिक एक्ट के तहत है, तो ये वैधानिक अधिकार है वोट करना हमारा, ठीक है। वोट करना एक वैधानिक अधिकार है बहस मताधिकार के आधार पर। एंड अमित स्याही पे सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में जो भी सवाल बनेगा इसी जो है वो इमेज से या इसी पेज से बन जाएगा। रिमाइंड करें, निर्वाचन आयोग भाग 15 324 से लेके 329 तक। आर्टिकल 324 सबसे इम्पोर्टेंट, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में हम एक निर्वाचन आयोग बनाएंगे जो कि इलेक्शंस की प्रोसेस देखेगा, और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इलेक्शन कमीशन किन किन लोगों के चुनाव कराता है, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, MP, राज्यसभा लोकसभा वाले, MLA एंड MLC, इनके चुनाव कराता है। संरचना क्या है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। 3 इस समय जो है वो इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग में शामिल हैं। पहला एक चीफ इलेक्शन कमीशन यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाकी 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इन द सेंस इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करे। कार्यकाल ध्यान रखना 665 चीफ के लिए और बाकी के लिए 662। ओके, हटाने की तो CEC को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाएगा, और बचे हुए 2 अगर EC को हटाना है तो CEC बोल देगा राष्ट्रपति को, तो आसानी से हटा जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में सुकुमार सेन, BS रमा देवी, TN सेशन, ये आप याद रखना, और ये वर्तमान में जो है उनको आप गूगल कर लेना है। ओके, और इनके वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होते हैं, और मत देना या निर्वाचित होना ये लीगल राइट है। RPA एक्ट 1951 के तहत हमें मिला हुआ है। और अमिट स्याही के रूप में जो आपकी उंगलियों पर लगाई जाती है ब्लैक, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ इसे लिखा दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है हाँ CJI लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे, चीफ अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। CJI नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है एक्चुअली में, ये अपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की क्या शक्तियाँ हैं ये यहाँ पे मैंने डाली हुई हैं। ओके, तो क्या शक्तियाँ हैं निर्वाचन आयोग की,
इलेक्शन कमीशन की। एक तो प्रशासनिक कार्य देखता है, किस तरीके से चुनाव तिथियों का निर्धारण यही करवाते हैं इलेक्शन कमीशन, चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन भी किया जाता है, हर 5 साल में 10 साल में जो लोकल क्षेत्र होते हैं उनमें बदल दिया जाता है। परिसीमन यानी क्षेत्रों की सीमाओं का दोबारा से निर्धारण करना, ऐसा होता है। तो डिलिमिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। और चुनाव तिथियां भी इलेक्शन कमीशन घोषित करती है। जैसे अभी चुनाव हो रहे हों, यूपी में चुनाव हो रहे हों या पंजाब में चुनाव हो रहे हों, या अगली बार 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, तो उनकी जो डेट डिसाइड करेगा 3 चरणों में 4 चरणों में, वो कौन डिसाइड करेगा? निर्वाचन आयोग जो है वो डिसाइड करेगा। मतदाता सूचियाँ तैयार करवाता है एमपी एमएलए इलेक्शन के लिए, इवन इफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। राजनीतिक दलों का पंजीकरण अगर करना है तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास में जाकर के ही पंजीकरण कराया जा सकता है। उसके अलावा स्क्रूनिटी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर, ये खास बात होती है। तो ये इलेक्शन कमीशन प्रशासनिक रूप से कलेक्टर वगैरह को नामित कर देता है। तो आपने कभी एग्जाम में वीडियो वगैरह देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी खुद जो है वो अपना नामांकन लेके कलेक्टर के सामने बैठते हैं। कलेक्टर उस समय मुख्य निर्वाचन की भूमिका निभाता है जिले लेवल पे। तो कलेक्टर के सामने जो है वो नामांकन जो है दिया गया है, उसको चेक करने का, स्क्रूनिटी करने का काम किसके पास में होता है? ये अपनी निर्वाचन आयोग के पास में होता है। फिक्स इलेक्शन एक्सपेंसेज, आचार संहिता निर्धारित की जाती है। आचार संहिता बना देते हैं कि भाई आप इस तरीके से कंडक्ट करोगे, और इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करती है कि कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो, कितना पैसा नहीं। और डिक्लेयर इलेक्शन रिजल्ट, और बाकी चुनाव कराने के बाद में रिजल्ट भी यही निकाल देता है। वैसे ये क्वाजी जुडिशियल निकाय है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, क्योंकि कुछ मामलों में रिगार्डिंग प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के रिगार्डिंग अगर डिस्प्यूट होते हैं तो, और उनमें इलेक्शन सिंबल से रिगार्डिंग डिस्प्यूट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो चिन्ह होते हैं उनसे रिगार्डिंग अगर कोई विवाद होता है, तो इलेक्शन कमीशन कुछ निर्णय दे सकता है कि किसको ये जो है वो चिन्ह दिया जाएगा। इस तरीके से जैसे विवाद हुआ था सपा में मुलायम सिंह से और अखिलेश जी में, जब बनी नहीं थी, तो उस समय जो है चुनाव चिन्ह किसको दिया जाना चाहिए, तो उस समय इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। उसके अलावा इसकी सलाहकारी शक्तियां हैं। एडवाइस प्रेसिडेंट फॉर द इलेक्शन इन स्टेट विद प्रेसिडेंट रूल। कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी राज्य में पहले से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो अब उस राज्य में क्या चुनाव कराने लायक परिस्थितियां हो गई हैं या नहीं हुई हैं, ये सलाहकारी शक्ति किसके पास में है? ये चुनाव आयोग के पास में है। ठीक है। तो लाइक जम्मू कश्मीर में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो जब तक इलेक्शन कमीशन सिफारिश नहीं करेगी, यानी वहाँ की परिस्थितियों को देख के सिफारिश की जाती है कि हाँ भाई अभी वहाँ शांति है, अब चुनाव कराए जा सकते हैं, और फिर वो सिफारिश करती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जब अप्रूव कर देता है तो उसके बाद में फिर वो चुनावों की तिथि घोषित करती है, और वहाँ पे चुनाव कराने के लिए अधिकारी नियुक्त करवाते हैं। पूरा सिस्टम भेजा जाता है, पोलिंग बूथ वगैरह पूरा सिस्टम भेजा जाता है, ईवीएम एंड वीवीपीटी मशीन भेजी जाती हैं, एंड उसके बाद चुनाव कराए जाते हैं, और नामांकन का चेक करता है इलेक्शन कमीशन ही करवाता है, एंड उसके बाद में रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये इसके कार्य होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। चुनाव की अधिसूचना, इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधान परिषद के राज्यपाल के नाम से जारी की जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन जो अधिसूचना इन द सेंस कि अब चुनाव होने वाले, ये सिफारिश करेगा इलेक्शन कमीशन, लेकिन किसके नाम से जारी की जाएंगी? राष्ट्रपति के नाम से एमपी और एमपी के लिए, और बाकी एमएलए के लिए जो है चुनाव होंगे उनमें राज्यपाल निर्धारित करता है। ओके, उसके अलावा ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपने जो है वो देखी होंगी, वोट भी किया होगा। वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। ये आजकल आप जब वोट करने जाते होंगे तो जो बटन दबाते हैं उसका ही पर्चा साइड में एक जो है वो पारदर्शी ग्लास के थ्रू आपको दिखता है कि आपने वो जो बटन दबाया क्या वही जो है वो क्लिक हुआ या नहीं हुआ। इस तरीके से वीवीपैट ये 2014 के बाद में पूरे ऑल इंडिया में सब जगह लागू कर दिया गया। ओके, 223 में ट्राइब्यूनल फॉर एडजस्टिंग इलेक्शन डिस्प्यूट्स, तो इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड ट्राइब्यूनल है, ये ध्यान नहीं रखना। तो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये थोड़ा सा याद करें। आर्टिकल 324, चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में नियुक्त है। तो आर्टिकल 324 क्या कह रहा है? सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। तो ये चुनाव आयोग के अंतर्गत जो है वो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां हैं। आर्टिकल 326 कह रहा है लोकसभा विधानसभा चुनाव बैस मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। ओके, आर्टिकल नंबर 103 कहता है सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का
जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन किसकी सिफारिश पर? वो इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर करेगा। 52वां संविधान संशोधन जो है वो दल बदल कानून से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोटिंग एज जो पहले जो है वो 21 वर्ष थी, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये अपना इलेक्शन कमिश्नर हुआ। इसके कार्य हमने देख लिए, प्रशासनिक, क्वाजी जुडिशियल, एडवाइजरी, ठीक है। उसके अलावा कुछ की पॉइंट्स देख लिए। अब इससे बाहर ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई सवाल नहीं जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उस पर चलते हैं। वो है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 76 में है और ये हमारी कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाता है। पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का अंदर आता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ये होते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने आर्टिकल 52 में पढ़ा था प्रेसिडेंट, 63 में वाइस प्रेसिडेंट, 73, 74, 75 में हमने प्राइम मिनिस्टर एंड मंत्रिपरिषद पढ़ा और वहीं पे आर्टिकल नंबर 76 में जो है वो अटॉर्नी जनरल की बात आती है। तो ये कार्यपालिका का हिस्सा होता है। अटॉर्नी जनरल मतलब इन द सेंस भारत सरकार का सर्वोच्च प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या काम करता है? ओरिजिनली सरकार बहुत सारे केसेज लड़ती रहती है, प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ में, इंडिविजुअल लोगों के खिलाफ में। सरकार के सबसे ज़्यादा केसेज हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, सरकार के खिलाफ ही लोग केस करते हैं। अब भाई मुझे अगर सरकार से कोई आपत्ति है तो मैं सरकार के खिलाफ ही केस करूंगा। तो अब एक साइड में हो गई सरकार, एक साइड में हो गया मैं, तो फिर उन केसेज में सुनवाई करने के लिए जो वकील के रूप में जाता है वो सरकार की तरफ से सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े केसेज में जाता है। छोटे केसेज में जाने के लिए अलग अलग और भी वकील होते हैं, इनकी सहायता के लिए और होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है सरकार का, वो होता है अटॉर्नी जनरल। इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल भी होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारणी रहते हैं। तो मतलब जिस दिन प्रधानमंत्री को लग रहा है कि भाई ये अब अटॉर्नी जनरल नहीं रहना चाहिए, उस दिन हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री क्यों बोला मैंने? क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति का मतलब प्रधानमंत्री हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ जो होगी, वही शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ कि राष्ट्रपति के नाम से चल रही है तो उसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही कर रहा है। जैसे होता है ना कि भाई बोल रहे हैं लेकिन शब्द हमारे, इस तरीके से है। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है, इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री के द्वारा, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इसे हटाया जाता है। तो इनडायरेक्ट वे में प्रधानमंत्री जब चाहे हटा सकते हैं। योग्यता क्या होगी? सेम एज दी सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो योग्यता आवश्यकता होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक होती हैं? हाई कोर्ट में 10 साल के ज़्यादा वो जो है वो एडवोकेट रह चुका हो, या हाई कोर्ट में वो 5 साल से ज़्यादा जज रह चुका हो, और राष्ट्रपति की नज़र में कोई प्रसिद्ध न्यायविद हो। तो ये इसकी योग्यताएं होंगी भारत के महान्यायवादी की। ध्यान रखने वाली बात है। ओके, आर्टिकल नंबर 76, ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। योग्यताएं सेम है दी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है। ओके, ये ध्यान रखने वाला। इसके कार्य क्या होते हैं? एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, सरकार को कानूनी सलाह देता रहता है, क्योंकि ये लॉ वाला आदमी है तो ये सलाह देगा। ओके, एंड अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार का अगर कोई केस चल रहा है तो सरकार के केस को लड़ने के लिए ये अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इनमें से कोई ना कोई जो है वो वहाँ सरकार का पक्ष रखने के लिए जाता है। अब कोई भी बड़ा केस होता है उसमें सरकार का पक्ष रखने के लिए जाते हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 143, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल नंबर 143 में लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, लेकिन इस कंसल्ट को लेने के लिए कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल जाएगा, क्योंकि वही विधि अधिकारी है, वही लॉ जानता है। ओके, एंजॉय ऑल द प्रिविलेज इम्यूनिटीज अवेलेबल टू द मिनिस्टर। इसके पास में वो सारे अधिकार मिल जाते हैं, वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं अपने अटॉर्नी जनरल को जो एक मंत्री को मिलनी चाहिए। ओके, और ये किसी सदन में और उसकी समितियों में जाके बोल सकता है। वो चाहे तो लोकसभा में जाके खड़ा होकर जवाब दे सकता है, राज्यसभा में जाके खड़ा होकर जवाब दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेंबर है नहीं एक्चुअली में, लोकसभा का मेंबर भी नहीं है, राज्यसभा का मेंबर भी नहीं, वो तो विधि अधिकारी है। उस विधि अधिकारी होने के नाते उसको पावर दी गई है कि तुम जाके बोल सकते हो किसी भी मुद्दे पे, लेकिन वोटिंग का मतलब हो ही नहीं सकता। जब वोटिंग तो तब होगी ना जब वो आप मेंबर होगा, मेंबर है ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये इनके कार्य होते हैं। ओके, अब यहीं पे आकर थोड़ा सा ध्यान रख लें तो राज्य का महाधिवक्ता भी सेम इसी तरीके से होता है। जैसे केंद्र में अपना अटॉर्नी जनरल होता है, ऐसे राज्य में महाधिवक्ता होता है, और उसका आर्टिकल नंबर 165 है। ठीक है, 76,
और 165, ये ध्यान रख लेना। 89 का अंतर आ रहा है दोनों में, तो थोड़ा सा याद कर लेना। 76 जो है वो अपना केंद्र पे अटॉर्नी जनरल है, और 165 जो अपना राज्य पे एडवोकेट है, एडवोकेट जनरल है। ये भाग 6 में आर्टिकल नंबर 165 में आ रहा है। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और राज्य के प्रसाद पर्यंत, यानी मुख्यमंत्री द्वारा और मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। जो कार्य केंद्र के लेवल पे अटॉर्नी जनरल करता है वो राज्य के लेवल पे एडवोकेट जनरल कर लेता है। दैट्स सो नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है वो है अपना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, इनके लिए आर्टिकल नंबर 148 और 151 में बात की गई है। ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल नंबर 148 आपको याद रखना है। कैग से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 148। मुख्य कार्य सरकार के समस्त खर्चों की निगरानी रखना है इसका। तो जितनी भी सरकार खर्चा करती है उन सब की निगरानी रखने का कार्य कौन करता है? ये अपना कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसे लोक वित्त का संरक्षक और देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक भी कहा जाता है। तो चीफ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, जो लोक वित्त है यानी जो टैक्स के द्वारा जो पैसा सरकार इकट्ठा कर रही है उस सबको बाद में चेक करने का काम कौन कर रहा है? वो कैग कर रहा है। सरकार खर्च करती है, सरकार उसमें से पैसा निकालती है, लेकिन वो पैसा निकालने के बाद में योजनाओं में खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सबको चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, लेखांकन करने के लिए यहाँ पे ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। ये सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो कैग, वो एक ही होता है, ठीक है। कैग अकेला होता है, लेकिन इसके नीचे पूरी एक सिस्टम होता है, ठीक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के नीचे इनकी नियुक्ति एवं शपथ बाई प्रेसिडेंट कराई जाती है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है और उनको शपथ भी जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है। इनका कार्यकाल 6 साल कंप्लीट हो जाए या 65 वर्ष की कंप्लीट हो जाए। पद मुक्ति, इम्पीचमेंट सेम एज दी सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, थोड़ी देर पहले बताया, वही सेम यहाँ पे भी अगर कैग को हटाना है तो वही प्रोसेस रहेंगी। लोकसभा राज्यसभा में मोशन, फिर जाँच करवाना, फिर 2/3 बहुमत से पास करना। कैग के कार्य क्या हैं? तो कैग का एवोल्यूशन तो देख लीजिए, पहली बार जो है वो 1858 में डिपार्टमेंट ऑफ 1958 में, ये एक्चुअली में 1858 है, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पे ही डिपार्टमेंट ऑफ द अकाउंट जनरल बन गया था, ठीक है। एंड जीओआई एक्ट 1935 में इंडिपेंडेंट और पावरफुल कैग बन गई थी। तो ये तो अंग्रेज समझ गए थे कि भाई जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसकी देखभाल करना जरूरी है, नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि अंधा माता रेबड़ी अपने अपने को दे, सरकार कितना भी भ्रष्टाचार कर रही है पता ही नहीं चल पाएगा। तो सरकार का जो भी पैसा खर्च हो रहा है उस सबको बाद में चेक करने के लिए एक पूरी संस्था बनाई गई अंग्रेजों के टाइम से ही, और वो कैग थी। इसके कार्य क्या है? ये सुनिश्चित करना कि जो बांटा गया धन है उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। अब ये आवंटित धन संचित निधि का भी हो या कंटिजेंसी निधि का हो या लोक निधि का हो, सबको चेक करता है कि कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। सरकार के सभी विभागों की जमा पूंजी की जाँच करता है, ठीक है। सरकारी कंपनियों, प्राधिकरण, निकाय जो केंद्र या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त हैं उन सभी निगमों को लेखा परीक्षण भी करता है। इवन इफ जैसे बीएसएनएल कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की जैसे भेल कंपनी है, जो सरकार ने कहीं ना कहीं अनुदान दिया है, सरकार का उसमें पैसा लगा हुआ है, सरकार का हिस्सा है, वो सारी कंपनियां, वो सारी संस्थाएं, वो सारे निकाय, वो सारे कर्मचारी, वो सारी योजनाएं, उन सब में एक एक पैसा जो जा रहा है उसको चेक करने का काम कौन करता है? कैग। कैग तो सबसे ऊपर एक अधिकारी होता है, लेकिन उसके नीचे पूरी टीम बनी हुई होती है नीचे की साइड में। तो सरकारी खरीद बिक्री की जांच भी करता रहता है ये, ठीक है। सरकार की जितनी भी खरीद बिक्री की जांच होती है। सरकार ने 2G का स्पेक्ट्रम जो है वो एलोकेट किया, अब वो गलत तरीके से एलोकेट कर दिया। जितना पैसा आना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया, उन्होंने बोली नहीं लगवाई, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो है वो स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया। अब कैग ने अपना अनुमान लगाया कि भाई आपने गलत तरीके से किया है, अगर तुम बोली लगवा के करते तो हो सकता था 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो जाता सरकार के लिए, क्योंकि और कंपनियां आती, अधिक पैसे बढ़ाते। तो कैग ने 2G घोटाले को उजागर किया। कैग ही करता है इस सबको। और जैसे कोयला घोटाला हुआ तो कोयला में भी खानों का आवंटन कर दिया इसी तरीके से, जिसमें पहले आओ पहले पाओ, अपने रिश्तेदारों को लिए कोयला खदानें दे दी गई। लेकिन कैग ने बोला कि भाई साहब इसे अगर आप बोली लगा के करते तो सरकार का आपने इतना नुकसान नहीं करते। ओके, तो सरकार खरीद बिक्री की जांच जितनी भी है, मान लीजिए राफेल चल रहा है राफेल का, तो राफेल में जितना भी पैसा आया गया वो सब चेक करने का CAG का लास्ट में रहता ही है। उसके अलावा
ये अपना पूरा फाइनली जो रिपोर्ट बनाता है उसे जो है वो राष्ट्रपति को सबमिट करता है। वहाँ जाने से पहले ये लोक लेखा समिति के पास में जो है वो ये जाती है और लोक लेखा समिति उसे चेक करती है और उसके मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कैग बैठता है वहाँ पे कि भाई हम समझाते हैं हमने जो रिपोर्ट बनाई है वो किस तरीके से। ओके, तो इनकी आर्टिकल नंबर 151 में लिखा हुआ है कि इन्हें रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी सेंटर के लेवल पे तो प्रेसिडेंट को और राज्य के लेवल पे गवर्नर को यानी राज्यपाल को। तो याद रखना कैग जो है वो सेंटर के लेवल पे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को रिपोर्ट सबमिट करता है और राज्य के लेवल पे गवर्नर पे। तो अब कैग की जो स्वतंत्रता है वो कैसे निश्चित होगी वो सब पहले से मैं बता रहा हूँ कि देखो एक तो नियुक्ति वाला प्रावधान अच्छा होना चाहिए। अब नियुक्ति वाला तो यहाँ पे फिक्स है नहीं क्योंकि वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं, पूरा प्रोसेस है नहीं, कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट की तरह है नहीं, तो उतना स्वतंत्र तो नहीं कह सकते क्योंकि कैग भी प्रधानमंत्री के कहने पे ही अपॉइंटमेंट हो रहा है लेकिन हटाया नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि बाद में जो है वो कहेगा अपने हिसाब से फिक्स टेन्योर है, रिमूवल कॉम्प्लेक्स है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है, सैलरी जो है वो उसे घटा नहीं सकते और उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद में कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं जाएगा, यानी उसे कोई लाभ नहीं रहेगा, वो ये नहीं रहेगा कि बाद में मोह नहीं रहेगा कि मैं अगर सरकार की भलाई वाला काम कर लूँ अभी तो बाद में मुझे ये पद मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ओके, कैग जो है वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में भेजता है और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उस रिपोर्ट को चेक करती है और उसकी सहायता करने के लिए कैग वहाँ बैठता है। फिर उनके हिसाब से पता चलता है कि कहीं पे घोटाला तो नहीं हुआ है। ठीक है, ये कैग विनोद राय हैं और ये आप वर्तमान में हैं, तो आप अपने हिसाब से नाम लिख के कमेंट करके बता देना मुझे। ओके, तो इम्पोर्टेंट अपना ये कौन सा हो गया, कैग हो गया। रिमाइंड करना चाहें तो रिमाइंड कर लीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 से लेकर 151। 148 में लिखा हुआ है एक कैग होगा। कैग का काम क्या होगा, ये गार्जियन होगा पब्लिक वित्त का, लोक वित्त का संरक्षक होगा। मुख्य कार्य सरकार के समस्त खर्चों की निगरानी करना होगा। आर्टिकल नंबर 148 में ऐसा लिखा हो। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 और 65 ध्यान रख लेना, इम्पीचमेंट वाली प्रोसेस के थ्रू ही हटाया जा सकता है। कार्य अगर बात करें तो मुख्य उद्देश्य से आवंटित धन की चेक करना। बाकी इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट के बाद पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाद में पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास में, जिसके साथ में कैग बैठ करके उस रिपोर्ट को दोबारा से री एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। तो ये अपने आर्टिकल नंबर 220 के तहत, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की गई है। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो संघ एवं राज्य के मध्य करों के विभाजन का निर्धारण करता है। देखिए, जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है, बहुत सारे टैक्स ऐसे भी होते हैं जो राज्य इकट्ठा करता है, राज्य अपने पास रख लेता है, लेकिन बहुत सारे टैक्स ऐसे होते हैं जो केंद्र लगाता है लेकिन राज्य इकट्ठा करके केंद्र को दे देता है। तो इस तरीके से जो केंद्र के पास में पैसा आ रहा है, अब केंद्र के पास में जो पैसा आ रहा है वो केंद्र कुछ तो अपने काम में लगा लेगा, रक्षा के लिए लगा लेगा या डिफेंस, उसके अलावा बाकी नई नई योजनाएं चलाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजनाओं के लिए लगा लेगा। बाकी पैसा तो उसे राज्यों को बांटना पड़ेगा क्योंकि वो पैसा एक्चुअली में जनता का है और जनता कहाँ, राज्यों में रहती है। भाई जनता तो राज्यों में रहती है, केंद्र में थोड़ी रहती है, केंद्र है ही नहीं एक्चुअली में। केंद्र तो ऐसे एक हमने मिलकर के बनाया हुआ सिस्टम है, हम तो राज्यों में रहते हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी है, दिल्ली केंद्र थोड़ी है, दिल्ली तो वहाँ पे राजधानी बनाई हुई है। तो केंद्र कोई मूर्त जगह थोड़ी है, केंद्र तो पूरा ऑल इंडिया ही है, उसके अंतर्गत राज्यों में रहते हैं। तो इनके लिए जो पैसा दिया जाएगा वो किस तरीके से दिया जाना चाहिए, इसके लिए वित्त आयोग बनाया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच में करों का विभाजन किस तरीके से किया जाना चाहिए वो वित्त आयोग की सिफारिशों पे किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसकी संरचना 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ध्यान रख लेना। और आर्टिकल 280 क्लॉज 1 में ऐसा लिखा हुआ है कि 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। इनकी योग्यता राष्ट्रपति के द्वारा जो डिसाइड की जाएगी, इनकी योग्यता जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। ठीक है, चेयरमैन का मतलब ये जो अध्यक्ष बनेगा ये एक्सपीरियंस आदमी होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में, और मेंबर जो होने चाहिए वो जज ऑफ द हाई कोर्ट होने चाहिए, उनके इक्वल होने चाहिए। उसके अलावा उन्हें गवर्नमेंट पैसे के बारे में, अकाउंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो योग्यता डिसाइड की गई है पार्लियामेंट के द्वारा, और जिसमें चेयरमैन जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। ओके, तो ये ध्यान रखना, 5 साल में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, आर्टिकल नंबर 280। ठीक है, और 1-4 वाला आप फॉर्मूला याद रख लेना।
एंड देन उनके कार्य, इट डिटरमाइंस द मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स प्रोसीजर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है, कैसे राज्यों और केंद्रों के बीच में बांटना है। तो 14वां वित्त आयोग जो था उन्होंने बोला था कि पहले तो जो था पहले 32% दिया जाता था राज्यों को। मान लीजिए 100 रुपये केंद्र ने इकट्ठा किए टैक्स के रूप में, तो पहले जो है वो 14वें वित्त आयोग से पहले यानी 2015 से पहले जो है वो 32 रुपये राज्य को दे दिए जाते थे, बचे हुए जो 68 पैसे थे वो केंद्र रख लेता था। लेकिन 14वां वित्त आयोग जब आया, 14th फाइनेंस कमीशन तब आया, तो उसने बोला कि 32 की जगह 42 करो, राज्यों को अधिक ऑटोनोमस बनाओ, राज्यों को वित्तीय स्वायत्त बनाओ और केंद्र के पास में थोड़ा सा कम रखो, ठीक है, इस तरीके से था। तो अब 15वां वित्त आयोग भी आ चुका है और उसने भी अपनी सिफारिश दे दी है। उसने भी 42% ही बोला है, एक्चुअली में 42 की जगह उसने 41 + 1% बोला है। अब 1% जम्मू कश्मीर के लिए, अब जम्मू कश्मीर के लिए अलग से यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ओके, तो इस तरीके से अपना 14वां और 15वां वित्त आयोग है। कार्य क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में किस तरीके से बांटना है, केंद्र करों में राज्य की हिस्सेदारी तय करना, क्लियर बात हो गई। संचित निधि में से राज्यों को अगर सहायता देनी हो तो कुछ राज्यों को विशेष सहायता दी जाती है। नरेंद्र मोदी जी का भी आपने सुना होगा कि बिहार जाते हैं तो बिहार बोलते हैं कि बताओ बिहार के लिए 40,000 करोड़ दिया जाए या 50,000 करोड़ दिया जाए, यानी विशेष राज्य का मांग करते हैं तो उनके लिए स्पेशल ग्रांट दिया जाता है सरकार के द्वारा। वो टैक्स का ऐसा नहीं है, वो सरकार, केंद्र सरकार अपने पैसे में से ग्रांट दे रही है, उस पर ब्याज भी नहीं ली जाएगी, उस पर पैसा वापस लेने का भी प्रोसीजर नहीं होता, तो वो ग्रांट सहायता दी जाती है, सहायता अनुदान दी जाती है, ठीक है। तो और राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य की संचित निधि में संवर्धन के उपाय तैयार करना, ये भी इसका कार्य होता है। ओके, तो ये है हाउ टैक्सेज आर स्प्लिट, 42% राज्यों को, 58% सेंटर को, ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स, पहले जो वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष नाम याद रखना है। तो पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी। 13वां वित्त आयोग 2010 से 2015 के लिए था, जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर जी। 14वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष जो थे वो YB रेड्डी थे 2015 से 2020 के लिए, और यहीं से जो है वो 42% वाली बात कही गई थी और यहीं से स्टेट्स को फाइनेंशियल ऑटोनोमस बनाने की बात कही गई थी। ओके, और एक अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो अपना पंचायत राज वाला बताया था, तो उसमें एक तो मैंने बताया था कि राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, वो पंचायतों के चुनाव करवाएगा। उसके अलावा राज्य वित्त आयोग भी बनाया जाएगा 73वें 74वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 243 में राज्य वित्त आयोग भी बनाया जाएगा। उस राज्य वित्त आयोग का क्या काम रहेगा कि राज्य सरकार, अब केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए राजस्थान है तो राजस्थान की सरकार जितना पैसा कमा रही है उस पैसे में से पंचायतों को कितना पैसा देना है, इसको डिसाइड करने के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया जाता है। तो वो आर्टिकल नंबर 243I के तहत है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, आर्टिकल नंबर 243I ये राज्यों में वित्त आयोग बनाया गया है। ओके, केंद्र के लेवल पे तो 280 के तहत वित्त आयोग है, वो डिसाइड करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में पैसा कैसे बटेगा। ओके, तो 15वां वित्त आयोग जो है वो 2021 से लेकर 25 तक के NK सिंह की अध्यक्षता में बनाया गया, 4 अन्य सदस्य थे। तो इनने क्या अनुशंसाएं की, देखो अभी IAS मेंस का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था 14वें वित्त आयोग के रिगार्डिंग। तो 14वें वित्त आयोग का तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 42% वाला उन्होंने रिकमेंड किया था, फाइनेंशियल ऑटोनोमस बनाने की बात कही थी, ग्रांट बढ़ाने की बात कही थी 14वें वित्त आयोग ने। उसके अलावा ग्राम पंचायतों में किस तरीके से पैसे अधिक मिलने चाहिए, इस पे भी वहाँ पे फाइनेंशियल कमीशन ने 14वें वित्त आयोग ने बात बोली थी। वो 15वें वित्त आयोग में भी सेम बात है, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। ओके, तो पैसा का वितरण जो है वो 2 तरीके से होता है, एक तो होता है केंद्र और राज्यों के बीच में बांट देना। अब बाकी राज्यों में मान लीजिए कि ठीक है केंद्र ने 100 रुपये कमाए, ठीक है, अब 100 में से 42 सब राज्यों को देने हैं, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर से नीचे हो गया वर्टिकल, ये तो हो गया अपना यहाँ पे वर्टिकल डेवोल्यूशन, ऊपर से नीचे आ गए। अब ये राज्य भी तो 28 राज्य हैं, अब ये 42 रुपये को 28 राज्यों के बीच में बांटना है, याद रखना, एक राज्य के लिए थोड़ी गया। तो 28 राज्यों के बीच में 42 रुपये में से इस तरीके से जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन होता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता था पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा उन्होंने चेंज करने का कोशिश की है। तो अभी वही सेम बात है, 42%, 1% जम्मू कश्मीर के लिए, 41% 28 राज्यों के लिए, ठीक है। केंद्र टू 28 राज्यों के लिए 42%, यानी ऊपर से नीचे वर्टिकल आ गया। अब हॉरिजॉन्टल यानी एक तरीके से आपस में बांटना है राज्यों के बीच में, तो इन्होंने एक पूरा फॉर्मूला निकाला कि टैक्स एफर्ट वाला 2.5%, डेमोग्राफिक वाला, इनकम डिपेंडेंट, ये पूरा एक फॉर्मूला है। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है मेंस के हिसाब से तो याद रख लेना हॉरिजॉन्टल वाला। ओके,
कि राज्यों के बीच में आपस में कैसे बांटा जाएगा पैसे को। ओके, तो ये है अपनी 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं जो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 2021 से लेकर 2025 तक के लिए उन्होंने अनुशंसाएं दी हैं। इससे पहले जो 14वां वित्त आयोग था वो वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में था, 13वां विजय केलकर जी की अध्यक्षता में। पहले वित्त आयोग के इसी नियोगी थे। आर्टिकल नंबर 280 क्या काम है इसका वित्त आयोग का? इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच में जो पैसे का बंटवारा होना है वो किस तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा ये केंद्र को सलाह देता है कि किस राज्य को कितना अनुदान देना है। इसके अलावा राज्यों में जो राज्य वित्त आयोग हैं उनको भी सलाह देता है कि किस तरीके से आप पैसा बढ़ाओ ताकि पंचायतों को अधिक पैसा मिल जाए। ओके, एक अध्यक्ष होता है, 4 इसके सदस्य होते हैं और यहाँ पे 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है और ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अपना चलते हैं यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक अपना पार्ट जो है वो पार्ट नंबर 14 में यहाँ पे बात की गई है संघ लोक सेवा आयोग की। तो पार्ट नंबर 14 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 315 सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 315 में जो है वो लिखा गया है एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, इस तरीके से। तो अनुच्छेद 315 से 323 में यूपीएससी एवं राज्य पीएससी के प्रावधान किए गए हैं। कार्य क्या है, राज्य कार्य क्या होगा इनका? यूपीएससी क्या करवाती है? एग्जाम कंडक्ट करवाती है, सरकार को अनुशंसाएं देती है कि भाई आप इनको आईएएस एलोकेट कर दो, कोई पीएस एलोकेट कर दो, पेपर तैयार करवाती है, पेपरों को करवाती है वो। ठीक है, तो और यही तो कार्य है इसके। ऐसा ही राज्य के लेवल पे होता है, आरपीएससी होती है राज्य के राजस्थान के लेवल पे, बीपीपीएससी होती है, यूपीपीएससी होती है, एमपीपीएससी होती है। तो काम क्या है? एग्जाम करवाना है इनका मुख्य काम। सरकार को अनुशंसाएं देना कि भाई इनको आप आरपीएस बना दो, इनको आईपीएस बना दो, इस तरीके से। तो ये सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है यूपीएससी। ये भारत सरकार के लोक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करवाता है। इसके रिगार्डिंग अगर इतिहास देखें तो 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो उस समय फेडरल पीएससी बोला जाता था, एफपीएससी बोला जाता, यूपीएससी नहीं बोला जाता था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोला जाता था। फिर आज़ादी के बाद में 26 जनवरी, क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ तो उसके आसपास वाली डेट रखी जाएगी, तो 26 जनवरी 1950 को फेडरल वाले का नाम बदल के यूपीएससी कर दिया और आर्टिकल नंबर 315 में ये ऑटोनोमस संस्था है। तो अब मैं कंपैरिजन में एक साथ में देखता हूँ यूपीएससी और स्टेट पीएससी को। ढांचा अगर देखें, स्टेट पीएससी हर राज्य में, ओके, यूपीएससी केंद्र के लेवल पे। ढांचा अगर देखें तो यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य हैं वर्तमान समय में, ओके। और नंबरों की संख्या प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है, घटा बढ़ाया जा सकता है। तो वर्तमान में 1 और 10 यानी टोटल 11, ध्यान रखना, 1 और 10। राज्यों में एक तो अध्यक्ष होगा, बाकी राज्यपाल डिसाइड कर लेगा 10 मेंबर रखने, 5 मेंबर रखने, 8 मेंबर रखने। ये तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, घटता बढ़ता रहता है, ओके। इनका अपॉइंटमेंट या राष्ट्रपति के द्वारा, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा हो रहा है तो इनडायरेक्टली ये मान लीजिए कि ये राजनीतिक नियुक्ति है, प्रधानमंत्री जो बोलना चाहेगा उसको नियुक्त कर सकते हैं। या राज्यपाल द्वारा तो निश्चित सी बात है जो भी अध्यक्ष और मेंबर होंगे वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पे ही जाएंगे, ओके। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र पे, राज्यपाल द्वारा यहाँ पे राज्य के लेवल पे, ओके। कार्यकाल 6 साल और 65 वर्ष की, यहाँ पे 6 साल अगर पूरे हो जाते हैं या 65 वर्ष पूरी हो जाती है तब तक वो, इधर 6 साल और 62 वर्ष, थोड़ा सा अंतर यहाँ रखना। अगर इनको हटाना है तो हटाने की प्रोसेस थोड़ी टफ है। अगर यूपीएससी को हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच और रिपोर्ट के आधार पर हटाया जा सकता है, ओके। उसके बाद में अगर इधर भी हटाना है स्टेट पीएससी तो भी राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा और वो सेम एज यूपीएससी। तो इतना ध्यान रख लेना, अगर राजस्थान में आरपीएससी का कोई मेंबर है तो उसको हटाना है तो हमारे राजस्थान का मुख्यमंत्री ये काम नहीं कर सकता। इसको करने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति करेगा, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पे हटाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले भी जांच कमेटी बिठाई जाएगी, ओके। जांच कमेटी, इसके कार्य क्या है? रिक्रूटिंग एजेंसी है, सिलेबस तैयार करता है, कंडक्ट एग्जाम करवाता है, संघ सरकार की सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रख देता है। सेम कार्य है, ये रिपोर्ट गवर्नर को देता है, वो विधानसभा में रख देता है कि हमने ये कार्य करवाए, ये रिपोर्ट लीजिए गवर्नर जी और इसे जो है वो आप विधानसभा के सामने रख दीजिए, दैट्स इट। इंडिपेंडेंस वाली बात वही है, इंडिपेंडेंस है, पद की सिक्योरिटी होनी चाहिए, हटाना कठिन होना चाहिए, सैलरी कम नहीं होनी चाहिए, बस यही इंडिपेंडेंस होता है। तो वो सारी चीज़ें इनके पास में है। थोड़ा बहुत लाइक चेयरमैन और मेंबर्स को रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
तो यही है, बाकी एक ही इंडिपेंडेंसी नहीं है, और वो इंडिपेंडेंसी ये है कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा होती है, तो वो एक तरीके से राजनीतिक नियुक्ति होती है। IAS IPS अधिकारी या तो बढ़िया है, लेकिन कहना तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का मानना पड़ेगा ना राष्ट्रपति को, तो वो राजनीतिक नियुक्ति हो, तो प्रधानमंत्री अपने खास व्यक्ति को ही जो है वो UPSC चेयरमैन बनाएगा। ओके, लेकिन बनने के बाद में हटाना आसान नहीं, थोड़ा सा ये समझ लेना। अब यहाँ पे मैंने कुल मिला के 14 तो मैंने लिखे हुए हैं, और 2 3 4 5 आपके लिए खाली छोड़े हैं। एक्चुअली में वो आपके वर्क के लिए मैंने खाली छोड़े हैं कि आपको कोई और नई संस्था लिखनी है तो लिख लीजिए। ये PDF आपको उसी हिसाब से मैंने प्रोवाइड कराई है, और ये PDF में ये 2 पन्ने आपके किसी भी एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने 14 जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक सब शामिल किया है, उनको कंप्लीट किया है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव में सवाल बन ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। क्यों नहीं बन सकता, यहाँ पे मैंने बात करी है बॉडी कौन सी है, संस्था कौन सी है। पहले सबसे पहले संस्था, उसका कंपोजिशन, उसका संगठन क्या है, उसको अपॉइंट कौन करता है, उसका कार्यकाल क्या है उस संस्था का, उसकी सर्विस कंडीशंस कौन डिसाइड करता है, उसको हटाने की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, वो रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, अगर उसका रिअपॉइंटमेंट होता है तो किस तरीके से होता है, और अदर रिमार्क। अब इनसे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल तो इनसे बाहर नहीं बनता है। ओके, लेट मी स्टार्ट विद दी इलेक्शन कमीशन। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ा दिया है, तो रिवाइज करना आसान रहेगा। इलेक्शन कमीशन में एक CEC होता है और 2 इलेक्शन कमीशनर होते हैं। ओके, और इनकी संख्या जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा डिसाइड की जा सकती है। 2 की जगह 3 4 बढ़ाने हैं, तो अभी तो इतना ही है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, इनका ध्यान रख लेना है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा, टेन्योर 6 साल और 65 वर्ष का टेन्योर होता है। ओके, सर्विस कंडीशंस, किस तरीके से सर्विस कंडीशन होंगी ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है। राष्ट्रपति डिसाइड इन द सेंस प्रधानमंत्री डिसाइड। रिमूवल करना, इनको रिमूव करना है तो CEC को सेम एज सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे, और इलेक्शन कमीशन को अगर CEC बोल देता है तो राष्ट्रपति हटा देगा। रिपोर्ट सबमिशन, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट सबमिशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसके बारे में जो है वो कुछ नहीं बोला गया, लेकिन इन्हें सरकार में बाद में ज्वाइनिंग करने से भी नहीं रोका गया है। ओके, उसके बाद में अदर रिमार्क, ये जो है वो चार्ज ऑन दी FCI कंसोलिडेट फंड पे इनका वेतन भारित होता है, यानी इस वेतन को कम नहीं किया जा सकता। सीधी सी बात ये है, इनकी जो वेतन भत्ते हैं उनको कम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन हुआ। UPSC में एक चेयरमैन होता है, और मेंबर्स जो हैं वो 10 हैं वर्तमान में, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें घटा बढ़ा सकता है। नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा, कार्यकाल 6 साल 65 वर्ष। अगर स्टेट PSC की देखें तो 6 साल 62 वर्ष की। नियुक्ति स्टेट PSC की गवर्नर करता है। चेयरमैन और मेंबर की संख्या जो है वो गवर्नर पे छोड़ दी गई है। ठीक है, यहाँ पे उनकी सर्विस कंडीशन केंद्र के लेवल पे प्रेसिडेंट, राज्य के लेवल पे गवर्नर डिसाइड करता है। ओके, और उसके बाद में इनको हटाना है, तो हटाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट पे रेफर करो, जांच करवाओ क्यों हटाया जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है तो राष्ट्रपति उसे हटाएगा, और ऐसा ही सेम टू सेम स्टेट PSC में होता है। सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाई जाती है अगर किसी मेंबर को या चेयरमैन को हटाना है, और अगर फिर बोल दिया जाता है तो राष्ट्रपति हटाएगा स्टेट PSC वाले को, ना कि राज्यपाल। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में। अगर स्टेट PSC वाले अगर मेंबर को या चेयरमैन को हटाना है तो राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, और जांच करने के बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इसे हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाना ही पड़ेगा। ओके, यहाँ पे उसके बाद में रिपोर्ट सबमिट ये प्रेसिडेंट को कराते हैं, और इधर नीचे स्टेट PSC वाले जो हैं वो गवर्नर को कराते हैं। ओके, क्या इनका रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है? नहीं, UPSC वालों का रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टेट PSC वालों को UPSC में रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, यानी इनको प्रमोट करके वहाँ लिया जा सकता है। मान लीजिए हमारे राजस्थान के RPSC के कोई चेयरमैन है और वो यहाँ से जो है वो रिटायर हो रहे हैं, और स्टेट 62 साल की उम्र में यहाँ रिटायर हो गए, तो फिर उन्हें UPSC अपने पास में मेंबर के रूप में या चेयरमैन के रूप में बुला सकती है, और ये कंसोलिडेट फंड पे, यानी इनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। अगला है फाइनेंस कमीशन। एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर होते हैं, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, नॉर्मली 5 साल के लिए। ठीक है, वहाँ लिखा हुआ है कि कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित कर देगा, और वैसे आज़ादी के बाद से अब तक 5-5 साल के लिए निर्धारित किया जाता है। ओके, उसके बाद में इनकी सर्विस कंडीशन जो है वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है। ओके, एंड फाइनेंस कमीशन जो है
उनको हटाने वाली प्रोसेस जो है वो इतनी आसान है नहीं, वो सेम उस तरीके से है सुप्रीम कोर्ट जज जैसे। ओके, एंड उसके अलावा रिपोर्ट सबमिट ये फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को करता है। और क्या इन्हें रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है? हाँ, रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, एक अकेला होता है इसमें, और कोई ऊपर बड़े लेवल पे नहीं होते, नीचे बहुत सारे अधिकारी होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर जो कैग की संस्था है उसमें एक ही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, 6 साल 65 वर्ष की उम्र, ठीक है। इनकी सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। अगर हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जैसे हटाया जाएगा, ठीक है। और रिपोर्ट सबमिट ये प्रेसिडेंट को करते हैं। और कैग को दोबारा से रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, एक ही बार रीअपॉइंटमेंट रहेगा। ओके, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है एंड एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल होता है, ठीक है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, ये केंद्र के लेवल पे होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे। इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करते हैं। इनकी कोई सर्विस कंडीशन डिसाइड नहीं करता, अगर इनको हटाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है। और इनको रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है, 3 साल के बाद 4 साल 5 साल बढ़ाया जा सकता है। ओके, उसके बाद में इनकी कोई कार्यकाल नहीं होता, जब तक प्रधानमंत्री चाहे तब तक रख सकता है। ओके, एडवोकेट जनरल होता है, ये राज्य के लेवल पे होता है, ठीक है। और यह गवर्नर के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। और ये जो है हटाना है तो गवर्नर के द्वारा हटाया जाएगा इन्हें। ओके, उसके बाद में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप देख लीजिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो संस्था है उसमें एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर होते हैं और 7 एक्स ऑफिशियो लोग होते हैं, 7 पदेन वहाँ पे होते हैं। वो किस तरीके से कि इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए एक पैनल होता है। उस पैनल में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों ये होते हैं। और यही इनमें से ज़्यादातर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। ओके, एंड देन इनका कार्यकाल अगर देखा जाए तो चेयरमैन वाला तो 3 साल या 70 वर्ष उम्र हो जाए। ओके, कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इनको अगर हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, और ठीक है। और रिपोर्ट सबमिट करेंगे ये केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसे ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है, राज्य में मानव अधिकार वाला आयोग होता है, तो उसमें एक चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं और उसको गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन पैनल की सहायता से। अकेला सीएम नहीं होता, अकेला सीएम नहीं, सीएम की सहायता के होम मिनिस्टर, स्पीकर, चेयरमैन और लीडर ऑफ अपोजिशंस, अगर 2 विधान परिषद और विधान सभा हैं तो दोनों का ही। 3 साल 70 साल, ठीक है। ये HSRC यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की है। एंड रिपोर्ट सबमिट करने का काम ये रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा अपना स्टेट गवर्नमेंट को, और हटाने की प्रोसेस प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, ऐसे ही अगर बात करें नेशनल कमीशन ऑन ST, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, 3 साल के लिए की जाती है। और ये जो है इनकी कंडीशन जो है डिसाइड की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है। ओके, ये आपकी समझ में आई। रिपोर्ट अगर ये सबमिट करता है तो प्रेसिडेंट को करता है। ऐसे ही इधर नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, 3 साल के लिए होते हैं, और कंडीशन भी इनके द्वारा। CIC SIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो एक CIC होता है, चीफ होता है, एंड नॉट मोर देन 10 मेंबर के लिए प्रावधान किया गया है कि एक तो CIC बना सकते हो और 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं रख सकते, 10 से कम रखोगे। और नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, लेकिन पैनल की सलाह पे, PM, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड मिनिस्टर की सलाह पे ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। CIC का जो कार्यकाल है 3 साल या 65 वर्ष, ठीक है। ये जो है वो इसकी जो सर्विस कंडीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और इसको हटाना प्रेसिडेंट के द्वारा। SIC वही सेम बात, SIC होगा स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, एंड वो पैनल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और राज्यपाल जो है वो उसे नियुक्त करेंगे, 3 साल 65 वर्ष। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी कंडीशन डिसाइड करेगी, हटाने का काम जो है वो यहाँ पे गवर्नर करेगा, और रिपोर्ट सबमिट ये स्टेट गवर्नमेंट को करेगा। ओके, और ये नॉर्मली दीवानी मामले देखते हैं। ऐसे ही CBC होता है, सेंट्रल विजिलेंस, तो उसमें CBC और 2 से ज़्यादा उसके मेंबर नहीं, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, तो उसमें भी पैनल होता है, 4 साल और 65 वर्ष, ठीक है। और इनकी कंडीशन जो होती है सिमिलर टू UPSC, हटाना है तो प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये प्रमुख जो हैं वो निकाय हैं, मैंने आपको क्लियरली बता दिए।
अब आपका काम क्या है, इनको रट लेना है कैसे भी करके, ठीक है। ये सारे मैंने दो तीन दिन बार तो आपको बता दिया, इलेक्शन कमीशन पढ़ा दिया, फिर उसके बाद ये बता दिया, यूपीएससी पढ़ा दिया, स्टेट पीएससी पढ़ा दिया, फाइनेंस कमीशन पढ़ा दिया, कैग पढ़ा दिया, अटॉर्नी जनरल पढ़ा दिया, एडवोकेट जनरल पढ़ा दिया, एनएचआरसी और एसआरसी, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये कंडीशन याद रख लेना कितने साल तक ये रह सकते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, बस ये 2 ही चीज़ें हैं बस इसमें। और थोड़ा सा एनएचआरसी में कितना इसका संगठन है ये ध्यान रख लेना कि 5 एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर होते हैं, 7 एक्स ऑफिशियो इसके पदेन जो है वो सदस्य होते हैं। तो इनका पैनल जो होता है पीएम, एचएम, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और राज्यसभा वाले, ये ध्यान रख लेना। एनएससीटी जो अपना एसटी का जो नेशनल कमीशन है उसमें एक तो संगठन याद रख लेना, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन 3 लोग, ठीक है। उसके अलावा 3 साल का कार्यकाल बस। एंड एससी के लिए सेम बात है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन 3 लोग और 3 साल का कार्यकाल, तो ये ध्यान रखने का कोई इशू है नहीं इसमें। सीआईसी के लिए ये ध्यान रख लेना कि इसमें 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते और 3 साल और 65 वर्ष वाला कार्यकाल याद रख लेना। एंड उसके बाद में सीबीसी के लिए 4 साल और 65 वर्ष वाला, बस इतना ध्यान रख लेना, बाकी इनमें से ही सवाल निकल जाएंगे। उसके अलावा जीएसटी काउंसिल, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। 100वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। आर्टिकल नंबर 279A के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था, जीएसटी परिषद का गठन किया गया था, और ये फेडरल फॉर्म के रूप में सेंटर और स्टेट को एक दूसरे के साथ में जोड़ने के लिए और एक दूसरे के साथ में कर किस तरीके से निर्धारण करने, उसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी। ये जो अपना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, इसका निर्धारण किस तरीके से किया जाए, इसके लिए एक परिषद बनाई गई जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है। तो इसकी संरचना आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। इसकी संरचना में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो केंद्र का वित्त मंत्री होता है, पहले अरुण जेटली, वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। उसके साथ साथ में यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू या फाइनेंस से रिलेटेड कोई दूसरा यूनियन मिनिस्टर है वो, एंड मिनिस्टर इन रेवेन्यू ऑफ ईच स्टेट। तो हर राज्यों में जो वित्त मंत्री है वो, तो नॉर्मली ज़्यादातर राज्यों में ऐसा होता है वित्त मंत्री सीएम ही होता है, ठीक है। राजस्थान में वित्त मंत्री सीएम है, जो बजट प्रस्तुत करते हैं वही सीएम वित्त मंत्री होते हैं। अब केंद्र पे तो निर्मला सीतारमण करती है, लेकिन राज्यों में आप ध्यान करो तो सब जगह राज्यों में सीएम ही बजट प्रस्तुत करते हैं। यूपी में योगी जी प्रस्तुत करते हैं, एंड एमपी में शिवराज जी प्रस्तुत करते हैं, हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत जी प्रस्तुत करते हैं। तो सब जगह जो है वो बजट कौन प्रस्तुत करता है, सीएम करता है। तो मोस्टली वही जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जीएसटी काउंसिल में एक तो केंद्र का फाइनेंस मिनिस्टर, उसके साथ में अगर कोई रेवेन्यू और फाइनेंस से रिलेटेड कोई और अन्य मंत्री है तो वो, उसके अलावा सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर, और वो फाइनेंस मिनिस्टर नॉर्मली सीएम ही होते हैं। तो वो सभी सीएम जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, योगी जी जाते हैं, अशोक गहलोत जी जाते हैं, मनोहर खट्टर जी जाते हैं। तो ये एक तरीके से इसका कार्य क्या है, जीएसटी रेट डिसाइड करना एंड मॉडल जीएसटी लॉ बनाना, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड कानून बनाना, एलोकेशन ऑफ आईजीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी और स्टेट जीएसटी, इन दोनों का डिसाइड करना, ये इसका स्टेट जीएसटी का काउंसिल का कार्य है। और डिसीजन इसमें 3/4 मेजोरिटी के साथ में लिया जाता है, यानी सभी राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों की सहमति, ठीक है। ज़्यादातर 3/4 का मतलब ज़्यादातर राज्यों की सहमति जरूरी होती है कुछ भी डिसीजन लेने की। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल कौन सा है, 279A के तहत से जोड़ा गया है 100वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी काउंसिल। उसके अलावा लोकपाल का गठन अन्ना जी ने आंदोलन किया था और बहुत पुराने समय से मांग चल रही थी। लोकपाल का मतलब है कि जो भी भ्रष्टाचार किसी ने किया है तो उस भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय अलग से होना चाहिए और सजा देने के भी प्रावधान होना चाहिए, वो लोकपाल होता है, ठीक है। वो 2013 में जो अन्ना जी ने आंदोलन किया तो उसके बाद में लोकपाल का गठन किया गया। तो लोकपाल क्या है, ये इंक्वायरी करता है करप्शन के जो चार्जेज लगे हैं और पब्लिक अधिकारियों पे, जो अधिकारी होते हैं उन पे। तो लोकपाल जो बनाया गया हमारे भारत में, उसमें से कुछ लोगों को छूट दे दी गई, जैसे पीएम को छूट दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट को जज को छूट दे दी गई और इलेक्शन कमीशन को छूट दे दी गई। 3 लोगों को स्पेशल छूट दे दी गई है, यहाँ पे ध्यान रखना है। लोकपाल की संरचना की अगर बात करें तो इसका एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज में से हो सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा हो सकता है, ओके। और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनमें से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जा सकता है और 8 मेंबर होते हैं, 1 + 8, ये ध्यान रख लेना, ठीक है।
तो ये चेयरपर्सन जो होता है या तो सुप्रीम कोर्ट जज रहा हो पहले या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहा हो, उस तरीके से इसकी संरचना है। कार्यकाल जो होता है लोकपाल का 5 साल के लिए होता है। ओके, एंड नियुक्ति जो है वो इनकी जो की जाती है वो एक पैनल बनाया गया है। पैनल कौन है? पीएम, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशंस, उसके अलावा यहाँ पे सीजीआई हो या उसके द्वारा कोई रिकमेंड किया गया हो कोई जज हो, और एक कोई प्रसिद्ध न्यायविद हो। तो ये सब जो है वो रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो है वो फिर जो है यहाँ पे नियुक्त करेंगे एक अध्यक्ष और 8 सदस्यों को। ये किसमें? लोकपाल में। और अगर लोकपाल को हटाना ही है तो प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाएगा, बट एक कमेटी बनाई जाएगी 2 सीनियर मोस्ट जजेज की, उसके बाद में अगर ये सिफारिश करती है प्रेसिडेंट को तो हटाया जाएगा। तो लोकपाल का कार्य क्या है? ये करप्शन की जांच करता है। बस इसमें 1+8 आप याद रख लेना, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य, और 5 साल याद रख लेना इनका कार्यकाल। बाकी एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना, अगर हो सके तो ये भी याद रख लेना कि इसकी नियुक्ति के लिए, नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है, लेकिन जो कमेटी है वो कौन सी है? पीएम, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशंस, सीजेआई होगा और एक न्यायविद होगा। ये सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, तब उनकी नियुक्ति की जाती है। एक नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। इससे पहले योजना आयोग था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, जिसने पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कराया था। कंटिन्यूस अच्छे तरीके से चल रहा था। फिर मोदी जी को लगा कि अब हमें कोई नए तरीके से जो है वो काम करना होगा, अब हमें सेंटर्स की बजाय राज्यों को प्रोत्साहन करना होगा, और हमें योजना आयोग, योजना क्या ज़बरदस्ती काम करवाने का काम करता था, लेकिन नीति आयोग बनाया गया कि हम एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेंगे। ओके, तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, योजना आयोग के स्थान पे नया बनाया गया था 1 जनवरी 2015। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। ये सरकार का थिंक टैंक है। अब इसमें कौन कौन होते हैं ये ध्यान रखने वाला सवाल में पूछा जाता है। एक तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री होता है। एक उपाध्यक्ष होता है, पीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक और कुछ पदेन सदस्य होते हैं जिनमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद से 4 सदस्य पीएम द्वारा नामित किए गए होते हैं, वो पदेन सदस्य होते हैं। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ होता है, और इसके अलावा यहाँ पे सदस्य जो होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं ये वाले, तो बाकी अंशकालिक 2 अधिकतम सदस्य भी बनाए जा सकते हैं। तो ये संगठन आपको ध्यान रखना है। सरकार का थिंक टैंक है, ये सरकार को योजनाएं किस तरीके से बनानी चाहिए 15 साल, 7 साल और 3 साल के प्लान देता है। योजना आयोग जो था वो 5-5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। यहाँ पे इन्होंने बोला कि 15 साल का बड़ा खाका तैयार करो, उस खाके को प्राप्त करने के लिए 3 साल और 7 साल में डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे गवर्नर काउंसिल होती है जिसमें अध्यक्ष बैठते हैं, उपाध्यक्ष बैठते हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष ही हो गए पीएम, उपाध्यक्ष ही हो गए, पदेन सदस्य 4 हो गए, 4 मंत्री हो गए, और पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाते हैं कुछ। उसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है, इसमें ही नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है। ओके, और यूनियन टेरिटरी के जो एलजी होते हैं उनको बुलाया जाता है। आयोग, नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देश, परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं ग्राम स्तर पर योजना से लेकर सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ये ध्यान रख लेना, ये वाली चीज़ 2-3 बार आपको पढ़ लेनी है। दोबारा से मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देश एवं परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, ग्राम स्तर पर योजना से लेकर सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ये नीति आयोग है, 1 जनवरी 2015 याद रख लेना योजना आयोग की जगह पर। उसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद, ये संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य जो है वो योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग पाना। नीति आयोग के बाद में इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई, क्योंकि ये पहले योजना आयोग के साथ काम करता था। ठीक है, तो ये उस समय बनाया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। और नीति आयोग भी याद रख लेना, ये संवैधानिक नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया है। ओके, देन हमारे इस पॉलिटी वाले कुछ विषय और बचे हैं, जिनमें से राजभाषा से रिलेटेड कुछ प्रावधान है, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। एग्जाम के हिसाब से बात करते हैं। इसमें भाग 17 में आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक की राजभाषा के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर 343 में लिखा है संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी है। याद रखना, राजभाषा लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रभाषा शब्द नहीं है, हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा नाम का कोई शब्द लिखा ही नहीं गया। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है संघ की राजभाषा, यानी ऑफिस में जो काम करने वाला जो होता है वो राजभाषा जो है वो हिंदी है, और लिपि देवनागरी रहेगी। साथ साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि 1965 तक इंग्लिश को भी हम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन
1965 के बाद में आप एक आयोग बना लेना, राष्ट्रीय भाषा आयोग बना लेना, आर्टिकल नंबर 344 में लिख दिया। तो तब तक वो डिसाइड करेगा कि अंग्रेज को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है या कौन सी भाषाओं को और शामिल करना है, वो आयोग डिसाइड कर देगा। ओके, तो आयोग बनाया, तो आयोग ने बोला भाई साहब हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंटिन्यूस चलने दो। उस समय से आज तक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंटिन्यूस चल रही हैं राजभाषा के रूप में। वैसे अगर आप एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की संघ की राजभाषा क्या है, संघ की, राज्यों की नहीं बोल रहा हूँ, ये संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी की है। ओके, और आर्टिकल नंबर 344 राजकीय भाषा आयोग बनाने के प्रावधान था इसमें। तो पहला जो राजकीय भाषा आयोग बनाया गया था 1955 में, वो अध्यक्ष बीजी खरे की अध्यक्षता में बनाया गया, तो याद रख लेना है। ओके, 345 कहता है प्रत्येक राज्य की राज्य भाषा और राजभाषाएं वो राज्य में डिसाइड किया जाएगा, तो प्रत्येक राज्य के बारे में 345 में, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल नंबर 346 में राज्यों के बीच में पत्राचार होगा तो उसकी भाषा क्या हो सकती है, तो ये आर्टिकल नंबर 346 में। आर्टिकल नंबर 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा यूज की जाएगी उसके बारे में प्रावधान है। 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा जो है वो मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया। 350A में मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान। 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार दिए गए थे। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। अनुसूचियों के बारे में मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। तो 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ओके, और ये किस तरीके से आगे जोड़ी गई, तो 21वां जब संविधान संशोधन 1967 में किया गया था तब संधि भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, तब नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी इन भाषाओं को जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, तब बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया था। तो यहाँ एग्जाम में सवाल बनता है आपका, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। उसके अलावा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को कब जोड़ा गया? 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ये अपना भाषाओं संबंधित प्रमुख प्रावधान होते हैं। ठीक है, एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। आर्टिकल नंबर 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी। उसके बाद में 344 में बोला कि आप भाषा आयोग बना लेना, बीजी खरे की अध्यक्षता में बनाया गया। और 1965 में डिसाइड किया संघ की राजभाषा जो होगी हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, राज्यों से बोल दिया अपनी राजभाषा अपना डिसाइड कर लेना, 345 में बोल दिया। बीच में पत्राचार वाला 340 है। ये आर्टिकल नंबर 348 ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यायालयों में भाषा से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से याद रखने वाली बात है 350A, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। ओके, 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार है और हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए 351 में लिखा है। 8वीं अनुसूची वाली बात है। और ये राज्यों की ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो ज़्यादातर राज्यों में, राजस्थान में, यहाँ हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, यूपी में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, इन ज़्यादातर राज्यों में हिंदी भाषा जो है वो राजभाषा है। गुजरात में गुजराती राजभाषा है, महाराष्ट्र में मराठी राजभाषा है, कर्नाटक में कन्नड़ राजभाषा है, केरल में मलयालम राजभाषा है, तमिलनाडु में तमिल राजभाषा है। यहाँ पे 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों में ही तेलुगु राजभाषा है। ओडिशा में ओडिया राजभाषा है, बांग्लादेश में बंगाली राजभाषा है। इधर जाते हैं हम ऊपर तो ये अपना राज्य है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में नेपाली राजभाषा है। एंड अरुणाचल प्रदेश में निस्सी राजभाषा है। एओ राजभाषा जो है वो नागालैंड में है। मणिपुरी मणिपुर में है। मिजोरम में मिजो भाषा है। उसके अलावा त्रिपुरा में बंगाली राजभाषा है और मेघालय में खासी राजभाषा है और असम में असमी राजभाषा है। ये राजभाषाएं हैं। और कश्मीर में कश्मीरी, लद्दाख में लद्दाखी राजभाषा है। ओके, तो बाकी टोटल 22 जो हैं वो केंद्र की 8वीं अनुसूची में लिखी गई हैं। ओके, तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं 22 हैं। अब इनमें से आप ध्यान रख लेना, उनमें से कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है, जो हमारी शास्त्रीय भाषाएं वो आपको पता होना चाहिए, जो ओल्डेस्ट भाषाएं, जैसे तमिल भाषा, संस्कृत भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा और ओडिया भाषा, ये हमारे भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ से आप याद कर सकते हो आसानी से। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, ध्यान रख लेना, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज जो पुरानी, बहुत पुरानी है। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज में कौन कौन सी आती हैं? कन्नड़ आती है आपकी, एंड तमिल आती है, मलयालम आती है, एंड ओडिया आती है, तेलुगु आती है, एंड उसके अलावा संस्कृत आती है। ठीक है, संस्कृत आती है। यही भाषा है
तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, यही अपनी शास्त्रीय भाषाएं। बाकी ये 22 भाषाएं एक बार मैं बोल देता हूँ, आप याद करना इन्हें। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड डोगरी, बोडो, मैथिली और संताली। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये जो संविधान संशोधन है ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये अपना भाषाओं संबंधी प्रावधान 343 से लेकर 351 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारे संविधान के भाग 20 में यहाँ 352 से लेके और 368 तक, ठीक है, एक्चुअली में ये भाग 20 नहीं है, भाग 20 नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक जो है वो बात की गई है अपने इमरजेंसी प्रोविजंस की, आपात उपबंध की। तो आपात उपबंध 3 तरीके से होता है। एक होता है राष्ट्र में, पूरे भारत में आपातकाल लगा दिया जाए, ठीक है, वो जिसे हम नेशनल लेवल का इमरजेंसी बोलेंगे। दूसरा होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, किसी एक राज्य में लगा दिया गया, मान लीजिए किसी एक राज्य में अगर चुनाव में बहुमत किसी को नहीं मिला है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जैसे वर्तमान में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ओके, एंड एक होता है वित्तीय आपातकाल, जब पैसों की कंडीशन खराब है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल का मतलब ये होता है कि अब नॉर्मल परिस्थितियाँ नहीं रहीं, अब परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं, अब मूल अधिकार भी आपके जो है वो छीन लिए जा सकते हैं, आपसे पैसा भी छीना जा सकता है, आपको ज़बरदस्ती जो है वो सेना में भेजा जा सकता है। ये तो अपना आपातकाल जो होता है राष्ट्रीय लेवल पर और वित्तीय लेवल पर होता है। और राष्ट्रपति शासन का मतलब ये होता है कि सरकार को, राज्य की जो सरकार है उसको हटा दिया जाता है और फिर गवर्नर सरकार चलाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और तीसरा वाला जो है वो वित्तीय आपातकाल, ठीक है, या नीचे तक पहुंचाया हुआ है मैंने घुमा के, बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन किया है ये पीडीएफ। मतलब ऐसा सोच के देखिए कि कितना कुछ मैंने समाहित किया है कितने कम में। अब ये पूरा एम लक्ष्मीकांत में, एनसीईआरटी में, सब में है, वो 2 पन्ना के अंदर मैंने निचोड़ इसमें डाला है। आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 में राज्य में आपातकाल होता है और 360 में वित्त आयोग होता है, वित्त आपातकाल होता है। अब देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। तो पहली बात तो राष्ट्रीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, तो 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। या तो कोई दूसरा देश हम पे आक्रमण कर दे, बाह्य आक्रमण, या हम खुद से किसी युद्ध में शामिल हो जाएं, ठीक है, हम युद्ध में शामिल हो जाएं, या सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए, यानी भारत की जनता विद्रोह कर दे या सेना विद्रोह कर दे, और वो भी हथियारों के आधार पे कि भाई हम सरकार को तोड़ेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आर्म्ड रेबेलियन अगर कर दिया जाता है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है 3 कंडीशन पे, तो बाह्य आक्रमण, युद्ध में शामिल होना और सशस्त्र विद्रोह। अब पहले जो था यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह नहीं लिखा हुआ, तब इसमें जो 44वां संशोधन था उससे पहले यहाँ लिखा हुआ था आंतरिक असंतोष, इंटरनल रेवेलियन, इस तरीके से आंतरिक असंतोष लिखा हुआ था। फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि जो इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, वो इस आधार पे लगाया गया था, आंतरिक असंतोष के आधार पे, ठीक है। अब आंतरिक असंतोष की कोई स्पेशल परिभाषा तो हो ही नहीं सकती, उन्होंने बोल दिया कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं करना और उन्होंने जो है वो इमरजेंसी लगा दी, ये कौन सा तरीका है। अब फिर उन्होंने चेंज किया, भाई आंतरिक असंतोष तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मन मर्जी डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ फिर उन्होंने चेंज किया 44वें संविधान संशोधन मोरारजी सरकार के द्वारा कि जो है वो आंतरिक असंतोष नहीं, ये सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, और यहाँ पे क्लियरली लिख दिया मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होना जरूरी है। 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था तब उन्होंने अकेले जाके राष्ट्रपति को बोल दिया मैंने आपातकाल लगा दिया, आप सिग्नेचर कर दो बस, ठीक है, मंत्रिमंडल से पूछा भी नहीं, अगले दिन जाके मंत्रिमंडल को बताया। तो यहाँ पे भी लिखा है कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति जरूरी है 44वें संविधान संशोधन। तो क्या 3 कंडीशंस होंगी, या तो हम युद्ध कोई हम पे थोप दे कोई दूसरा देश, या हम युद्ध में शामिल हो जाएं, या अभी कौन सा है सशस्त्र विद्रोह वाला कारण। ओके, तो ये 3 हो सकते हैं ग्राउंड्स। ओके, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के बाद में ही ये जो है वो लागू किया जा सकता है राष्ट्रपाल। अब ये कितने दिन तक चलता है नॉर्मली, तो इसका एक दिन मान लीजिए कि किसी भी प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया, राष्ट्रीय आपातकाल, तो उसे 1 महीने के भीतर सदन के बहुमत और उपस्थित के 2/3 के द्वारा संसद से उसे पास करना होता है, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पास करवाना होता है। अगर लोकसभा नहीं चल रही है तो राज्यसभा से पास करा लो, राज्यसभा तो रहती है, लेकिन जैसे ही सदन बैठती है
तो उसके 1 महीने के भीतर, यानी लोकसभा जब बैठती है तो उसके 1 महीने के भीतर जो है वो आपको सदन के बहुमत और उपस्थित के 2/3 से जो है वो पारित कराना पड़ेगा ये राष्ट्रपति शासन को। ओके, और अनुमति मिलने पे 6 साल तक चल सकता है, 6 माह तक चलता है। ओके, 6 साल नहीं, 6 माह तक अनुमति अगर मिल गई तो 6 माह तक चल सकता है। और इसे बार बार जो है वो सदन से पास करा के 6 माह 6 माह 10 ऐसे कंटिन्यूसली 5 बार 10 बार बढ़ाया जा सकता है, अनंत बार बढ़ाया जा सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। ओके, तो आई बात समझ में कुछ?